अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज का दिन शराब के पहले घुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पे आधारित और एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में कट रही है दोस्तों। एक एक दिन के हिसाब से जिंदगी के जैसे जैसे नए दिन एक किताब के नए पन्ने की तरह खुलते हैं, आशा से, प्रार्थना से, कृतज्ञता से उस दिन की तरफ देखता हूँ और रोज शाम को धन्यवाद करने की कोशिश करता हूँ। कैरेक्टर डिफेक्ट्स, हमारी बनावट में खमियां। मैं आज सोच रहा था कि स्वभाव दोषों पे, इनके परिणामों पे कई बार बात कर चुका हूँ। खुद के अनुभवों से झेले हुए तकलीफों को, बार बार आने वाली समस्याओं को, विचित्र व्यवहार को जो अनायास ही हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है सालों तक कोई बात नहीं होती, लेकिन शायद कोई मौका आ जाता है और उसमें वो विचार उत्पन्न हो जाते हैं, वो व्यवहार हो जाता है जिसके लिए बाद में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, अफसोस होता है। मैं कई बार अपने अनुभव से शेयर कर चुका हूँ और शायद कुछ नए लोगों को छोड़ दिया तो बाकी सारे के सारे मेरे अनुभव से पूरी तरह वाकिफ हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि आज के इस चर्चा को, इस इन दोषों को जो मुझे गाइड करती हैं, जो मुझे प्रेरित करती हैं, जो मेरे निर्णय मेरे लिए ले लेती हैं, इनके ऊपर शेयरिंग्स की बजाय थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है ये दोष है या नहीं इसको समझना, ये मित्र है या दुश्मन है उसको पहचानना। क्योंकि बहुत साल के साथी होने के कारण ये मित्र बन जाते हैं और मित्रों से लड़ाई ये हमारे स्वभाव में नहीं है। हम असुरक्षित प्रकार के प्राणी हैं और शराब छूटने के बाद में, शराब बंद होने के बाद में अपने जीवन की नैया पार लगाने के लिए हम इन तथाकथित सारे मित्रों पे बहुत आधारित होते हैं। और ऐसे में जब कोई इन मित्रों को छोड़ने की बात करता है, इनकी संगत छोड़ने की बात करता है, तो मन भय से भर जाता है। अकेला पड़ जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे सामना करूंगा इस जिंदगी का, इस दुनिया का। ये हजार प्रश्न मेरे मन में बार बार घूमते रहते हैं और कैसे ना कैसे करके मैं टालते टालते इन्हीं मित्रों की संगत में जीने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे ऐसे मित्र हैं जो मुझे धोखा देने पे मजबूर करते हैं। ये मेरे ऐसे मित्र हैं जो सहजता से बेईमान बन जाने की क्रिया सिखा देते हैं। ये ऐसे मित्र हैं जो आत्मदया, आत्म करुणा, वो रोष प्रकट करना, वो चिंताओं में घिरे रहना, ये सारी क्रिया को हवा देते रहते हैं। लेकिन ये फिर भी मेरे दोस्त हैं। बिग बुक में चरित्र दोषों का सबसे सरल वर्णन ये है कि हमारे मेकअप की फ्लॉस, यानी कि आज का जो विषय है, हमारी जो बनावट है, हमारी बनावट में खामियां। अब जब दोषों की बात करेंगे तो संदर्भ नैतिक जीवन का ही होगा। और हमारा जो चरित्र है ना, जब हम स्वभाव दोष बोलते हैं, कैरेक्टर डिफेक्ट्स बोलते हैं, मुझे ये समझा है कि हमारा कैरेक्टर हमारे गुण और दोषों का कुल योग है। जिसमें गुणों से ज्यादा दोष होते हैं वो दोषी स्वभाव हो गया, जिसमें गुण ज्यादा हैं, दोष कम है, वो गुणी व्यक्तिमत्व माना जाता है, गुणी व्यक्ति माना जाता है। और तो और हमारा चरित्र और गुण या दोष ये बात को तय करते हैं कि हम किस प्रकार का बर्ताव करेंगे, कैसा जीवन जिएंगे, या हमारा चरित्र कैसा होगा, हमारा आउटलुक कैसा होगा, हमारा दृष्टिकोण कैसा होगा। ये हमारे गुण और दोषों पे निर्भर करता है। चरित्र के जो नकारात्मक लक्षण है ना, हमें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और यही हमारी नुकसान का या विफलता का कारण बनते हैं। ये हमारी जो वास्तविकता की धारणा होती है या जो व्यू पॉइंट होता है, उसको विकृत करके
ऐसा पेश करते हैं ताकि हम जीवन में गलत चीजों को महत्व दें या सही चीजों को गलत तरीके से महत्व दें। यह विकृति हमारे भावनाओं को विकृत कर देती है, जो गलत कार्यों के लिए हमारा प्रमुख ड्राइवर है, हमारी भावनाएं। इनफैक्ट अगर हम दोषों की बात करें तो हमारी सारी मानवता की जितने भी आप किताबें पढ़ लें, इतिहास की, चरित्र की, तो उनमें सभी में इसका वर्णन किया हुआ है। मुझे अगर एक भी कथा कोई व्यक्ति बता दे या एक भी लड़ाई कोई बता दे या एक भी शहीदी जिसमें कि किसी ना किसी के दोष के कारण, वो भी चरित्र के दोष के कारण, ये स्फोट ना हुआ हो। रावण को वासना थी, सीता को पाना था। महाभारत में हम फिर उसी वासना को देखते हैं। द्रौपदी का वो गुस्सा देखते हैं हम, वो बदले की आग देखते हैं हम। जहां कहीं भी देख लो वहां पे नीचे हमको दोष मिलते हैं, और ये सच्ची है ना। अगर मैं अपने जीवन की तरफ देखूं तो मेरे जीवन का जो तहस नहस हुआ, मैंने शराब को इतना कस के जो गले लगाया, उसके कई कारण थे। बिल कई बार बोलता है कि हमारा स्वभाव दोषी था इसके लिए हम शराबी बने, या हम शराबी बने इसके लिए स्वभाव दोषी हो गया। ये प्रश्न हमको बार बार सताता है, और सच्चाई तो ये है, वही जवाब भी देता है इसका, कि एल्कोहलिज्म इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डीप रूटेड डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। मेरा शराबीपन मेरे अंदर की उस हलचल को, उस बेचैनी को प्रदर्शित करता हुआ एक प्रतीक है। अब जब हम नकारात्मक या सकारात्मक या लक्षणों की, गुणों की बात करते हैं, तो सकारात्मक लक्षणों में एक ही एक्सेप्टेंस, करुणा, साहस, विश्वास, क्षमा, कृतज्ञता, ईमानदारी, आशावान रहना, नम्रता, दया करना, प्रेम दिखाना, धैर्यपूर्ण रहना, ओपन माइंडेड रहना, शांति, सादगी, सहिष्णुता और विजडम जैसे गुणों की बात करते हैं। और दूसरी तरफ दोषों में हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बेईमानी, ईर्ष्या, लालच, असहिष्णुता, वासना, अभिमान, आक्रोश, आत्म केंद्रितता, स्वार्थ, आत्मदया और सुस्ती जैसे दोषों पर हम बार बार जोर देते हैं। अच्छा, अगर दोष कम हो या गुणों की कमी हो तो ये दोनों तालमेल बिगाड़ देते हैं हमारा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये दोष जैसे झुंड में आते हैं। अब जब हम बेईमानी की बात करें, अब बेईमान कौन है? जिसमें ईमानदारी की कमी है। अब बेईमान व्यक्ति में साहस की भी तो कमी होगी। ईमानदार रहने के लिए साहस लगता है, तो वो बुजदिल हुआ। बुजदिल हुआ तो शॉर्टकट मारेगा, शॉर्टकट मारेगा, ईर्ष्या करेगा। यानी कि एक, हम कहते हैं कि बेईमान, बेईमानी, लेकिन उस बेईमानी के साथ साथ बाकी सारे अवगुणों का बारी बारी से हम पर प्रभाव होता ही रहता है। मैं सिर्फ और सिर्फ बेईमान नहीं हो सकता। अगर हम बात करें कि कोई अकृतज्ञ है, बड़ा साला अनग्रेटफुल पर्सन है, इसके लिए कुछ भी करो तो ये कभी भी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेगा। अब अगर अनग्रेटफुल है यानी कि कृतज्ञता की कमी है, अकृतज्ञ है, तो वो ईर्ष्यालु और लालची व्यक्ति होगा। क्योंकि कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो हमारे पास है, उसकी सराहना करके संतुष्ट रहने में हमें सक्षम बनाता है, न कि जो औरों के पास है उसको देखने पे। ऐसा ही अगर देखते जाएं तो क्या हम इनके साथ पैदा हुए थे? नहीं, हम इनके साथ पैदा नहीं हुए थे। हम तो हमारी उपजत प्रवृत्तियां जो हमारे बनाने वाले ने हमको दी हैं, उनके साथ ही पैदा हुए थे। लेकिन हमारे जीवन जीने की प्रक्रिया में हम इन्हें प्राप्त करते हैं और फिर बाद में विकसित भी करते हैं।
और जैसे जैसे ये विकसित होते जाते हैं और एक प्रकार के लक्षण बार बार जिंदगी में आते हैं, ये लक्षण हमारे चरित्र को विशेषता देते हैं, विशिष्टता देते हैं। और पीने से पहले भी चरित्र को लोग इन विशिष्ट गुणों से पहचानते हैं। और तो और ये विशिष्टताएं ऐसी हो जाती हैं जो हमारी दुनिया को देखने, यानी कि हमारे दृष्टिकोणों को, हमारी भावनाओं को गवर्न करते हैं। ये उन पर हावी हो जाते हैं। दोष हमारे जीवन में कम या ज्यादा स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इसके लिए हम ऐसा नहीं कहते कि अगर ये सारे के सारे दोष हैं तो सभी के सभी, हम सभी में 100% या 110% हैं। जिस प्रकार का सोसाइटी होगा या बनने के वक्त का वातावरण होगा, उस प्रकार से ब्रॉडली मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र कहते हैं, आप या तो एक नकारात्मक विचार सरणी के इंट्रोवर्ट बन जाते हैं या एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, जो बहुत ज्यादा अहंकारी बन जाता है। या तो अहंकारी बन जाएगा या तो एकदम अपने आप को कम, हीन, छोटा सोचने वाला एक व्यक्ति बन जाएगा। आमतौर पे जो खुद को छोटा सोचते हैं वो अधिक ऐसी मूड बदलने वाली चीजों का सहारा लेते हैं, शराब जैसी, जैसा कि मैंने किया था। अब एक प्रकार का विशिष्ट व्यवहार, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हम कम उम्र में ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, धोखा देना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चे से माँ ने पूछा, भाई तूने ये यहाँ पे रखा था, उठाया, वो हाथ में लेकर भी ना बोलेगा। अब इसको हम बिल्कुल एकदम सटल या एक छोटा सा झूठ बोलना बता देते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्रिया बढ़ते जाती है हमारी। और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो परिवार है, उसके अंदर किस प्रकार का बर्ताव आता है, हमें क्या सिखाया जाता है, उसी पे ये सारा कुछ निर्भर निर्भर होता है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो विश्व में जो संस्कृतियां बनी, जो कल्चर्स बने, उन्होंने अपनी परंपराएं और कानून क्यों स्थापित किए? क्योंकि ये सब लोग जानते थे कि ये जो स्वभाव है ना, ये स्वभाव देखने से, व्यवहार से, विचार से और कृतियों से बनता है। और अगर हम सही कृतियों को बढ़ावा दें, और भले छोटी ही क्यों ना हो, जो ऐसी दुर्गुण की तरफ ले जाने वाली छोटी छोटी चीजें हैं, उनके ऊपर हम कंट्रोल करना सिखाएं, तो हमारी देश में या हमारे साम्राज्य में, परिवार में या धर्म में जो भी लोग होंगे, उनके स्वभाव में गुण ज्यादा होंगे और वो दोषों से परे रहने की बात करेंगे। अब अगर हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस की कार्यक्रम की तरफ आते हैं, तो ईमानदार बनने के लिए हमें अपने स्वभाव से विपरीत जाने की आवश्यकता होती है। यानी कि अपने दोषी स्वभाव से छुटकारा पाना, यानी कि पुराने विचारों से छुटकारा पाना। और उसके लिए क्या करते हैं हम? उनके विरोधी या सुधारात्मक गुणों की तरफ काम करने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे जिनको हम सद्गुण कहते हैं या गुण कहते हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित होते हैं, वो हमारे दोषों को विस्थापित करने लग पड़ते हैं, परे सरकाने लग पड़ते हैं। हमें उनको ना बोलने का धैर्य बनाने लग पड़ते हैं। और इसी बात को हम प्रैक्टिस कहते हैं। और ये प्रैक्टिस करते करते हमारे चरित्र के दोष कमजोर और कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चरित्र में गुणों के द्वारा चरित्र की ताकत बढ़ जाती है। बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वीक पर्सनालिटी, ये आमतौर पे हम दुनिया में भी सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आज का जो सेशन है, ये हम अपने अंतर्मन में झांकते हुए अपने उस तथाकथित दोषी स्वभाव से, उन विचारों से, उन कृतियों से जो हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन अनायास ही कर जाते हैं, उनके बारे में सोचते हुए चर्चा करें। तो मेरे मन में ख्याल आया कि डेली रिफ्लेक्शन एक ऐसी किताब है जो रोज पढ़ते हैं, यानी कि हर मीटिंग में रोज पढ़ी जाती है। सिंपल है, जैसे हम पढ़ते हैं
मीटिंग शुरू करते हैं वैसे ही डेली रिफ्लेक्शन आ जाता है। और डेली रिफ्लेक्शन एक ऐसी किताब हमारे दिल की और हमारे सारे लिटरेचर में से इकट्ठा कर करके बनाई गई है, ये विचारधारा से कि अगर 1 जनवरी को कोई व्यक्ति आया तो 12 महीने हैं, तो 12 महीनों में अलग अलग एक एक महीने में एक एक कदम के ऊपर के विचार, बीच बीच में कहीं सेवाओं की बातें डाल दी गई हैं, ट्रेडिशन की बातें भी डाल दी गई है, ताकि अगर एक व्यक्ति रोज सुबह उठ के डेली रिफ्लेक्शन पढ़ते हुए मीटिंग करते हुए अपना प्रोग्राम करने की बात करे तो उसको ढेर सारा डायरेक्शन मिलेगा। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि डेली रिफ्लेक्शन में जहां जहां डिफेक्ट्स की बात होती है ना, उन डिफेक्ट्स के ऊपर हम बात करें, ताकि आगे की जो चर्चा है वो चर्चा का बेस बन जाए। 10 जनवरी 10 जनवरी का डेली रिफ्लेक्शन कहता है कि आत्म संशोधन के कारण हमें एक नया आयाम दिखाई देता है, एक नई कृति का जन्म होता है और एक नई कृपा का जन्म होता है, जो हमारे उन नकारात्मक और काले चरित्र की तरफ हमें देखने की हिम्मत देता है। हमें वो नम्रता प्रदान करता है कि हम उस उच्च शक्ति की मदद स्वीकार कर सकें। अब अगर कोई भी मेरा दोस्त सुबह अगर जिसके पास घर में डेली रिफ्लेक्शन है, आमतौर पे हमने ये किताब रखनी चाहिए, सारी लिटरेचर सारा ही रखना चाहिए। हम क्या है, हम लोग ना बेफिक्रे होते हैं आमतौर पे, और बेफिक्री का कारण होता है कहीं ना कहीं बड़ी गहराई में एक भावना छुपी होती है, यार कुछ नहीं होना यार, बस सारी कोशिशें कर ली, मेरा कुछ नहीं होना, छोड़ दे, जो होगा होगा। इसको बेफिक्री कहते हैं, इसको तीसरा कदम नहीं कहते, कि जहां पे हम अपनी इच्छा और जीवन परमात्मा पे छोड़ते हैं। हम किसी भी प्रकार का कार्य करने को तैयार नहीं होते हैं। तो डेली रिफ्लेक्शन आजकल तो आपके पास रोज सुबह सुबह व्हाट्सएप के द्वारा आने लग गया है। बहुत सारे पुराने ए मित्र, ये रोज के प्रतिबिंब जो मराठी में कहा जाता है, उसके ऊपर आंख खोलते ही ना मेडिटेट करने की बात करते थे, डेली मेडिटेशन। और जो भी उसमें लिखा हुआ है उसके ऊपर सोचते हुए, क्या यह मेरे साथ हो रहा है, क्या ये जो आज का जो संदेश है, जो मार्गदर्शन है, मैं उस पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, क्या मेरे मन में कोई इसके विरोधी विचार है क्या। और जब मैं इस प्रकार का चिंतन करता हूँ ना, कुल समय 10 मिनट, 2-3 मिनट पढ़ने में, 2-3 मिनट चिंतन में, फिर चिंतन में कुछ समझ में नहीं आया तो वापस लाइन पढ़ ली और वापस समझ ली, मैक्सिमम 10 मिनट। तो अगर 10-10 मिनट रोज का कोई व्यक्ति डालेगा तो 365 दिन में वो लगभग सभी एरियाज में उसको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जनवरी 10 का एक रिफ्लेक्शन था। फिर दूसरा थॉट कहता है कि भाई हमारी सारी दोषों की जो चाबी थी ना, हमारे दोषों को जो स्टार्ट कर देती थी हमने, वो था हमारा सेल्फ सेंटर्ड फियर, आत्म केंद्रित भय। मेरा क्या होगा, ये ऐसा भय है कि मैं कुछ खो दूंगा जो मेरे पास है, या मैं जो पाना चाहता हूं वो पा नहीं पाऊंगा। और हम अपनी डिमांड्स पे जीने लगते हैं, और ऐसी इच्छाएं जो अतृप्त रह जाती हैं, ये अतृप्त इच्छाएं हमें पूरी तरह से डिस्टर्ब करती रहती है, हमेशा चिड़चिड़ाहट फ्रस्ट्रेट करती रहती है। तो ऐसे में कोई शांति तो होने की चांस ही नहीं है ना, क्योंकि विचार के पीछे ही विचार घूम करके आ रहा है। और अतृप्त इच्छा है, मेरी इच्छा ये हो जाए लेकिन पूरी नहीं हो रही है। अरे मेरा बच्चा ऐसा हो गया, अरे काम पे ऐसा हो गया, अरे मेरे को शेयरिंग दिया वाला मैं ढंग से शेयरिंग भी नहीं कर पाया, ये ऐसा, मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ, स्पॉन्सर ही नहीं मिलता यार, उसको फोन किया वो नहीं कर रहा है।
बीवी को ये बोला वो सुन नहीं रही है, मेरा ऐसा कर रहा है, मेरा, ये सारी मेरी अतृप्त इच्छाएं हैं। कुछ हम बोल के बताते हैं, बाकी कुछ मन ही मन, बिना बोले ही वो फिल्म चलती रहती है। तो ऐसे में ये 12/12 का मतलब फियर एज ए स्टेपिंग स्टोन, डेली रिफ्लेक्शन का ही ये थॉट है, 22 नंबर का थॉट है। वो हमें इस तरफ इशारा करता है कि भाई तेरी जो चाबी है ना, वो आत्म केंद्रित भय है, एक स्वार्थी भय है। ये सारे दोषों को ट्रिगर करता है। अब आगे चलूं तो रोज की स्वीकृति, 44 नंबर, ये कहता है कि हमारी जिंदगी, अधिकतर जिंदगी हमने इन विचारों में कि लोगों ने कैसे हमको नुकसान पहुंचाया, लोगों की क्या गलतियां हैं, ये विचार करने में ही चली जाती है। और ये बड़ा ही एकदम नाजुक सा और एक विकृत सा सेल्फ सेटिस्फेक्शन का एक तरीका है, कि जिसमें मैं लोग गलत हैं बोल के मैं तृप्ति पाता हूँ, संतुष्टि पाता हूँ, क्योंकि लोग गलत हैं। मैं सही हूं इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी नजर हमेशा लोगों की गलतियों पे रहती है। और ये जो तथाकथित आत्मसंतुष्टि औरों के दोषों के कारण लेता हूं ना, बिल कहता है कि ये संतुष्टि मुझे खुद के स्वभाव दोषों से के बारे में जानकारी लेने ही नहीं देती है। क्योंकि दुनिया कितनी खराब है, दुनिया कितनी दोषी बोलने से मैं अपने आप के दोष कम बताने की बात करता हूँ, उनको ढकने की बात करता हूँ, और तथाकथित आत्मसंतुष्टि लेने की बात करता हूँ। ये हम सभी के साथ में होता है, क्योंकि व्यवहार से विपरीत जाना कठिन है दोस्तों। सालों साल जो जैसा जिया है, जो जैसा सोचा है, जो जैसा कर रहा है, उसके ऑटोमेटिक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और उसमें पीछे पलट के जाना तुरंत, ये संभव नहीं है। इसी विषय पे मुझे ध्यान आ गया, विलियम जेम्स नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, जिनकी किताब वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस पढ़ के बिल बहुत प्रभावित हुआ था। और बिल ने बिग बुक में उसका वर्णन भी किया हुआ है, रीडिंग्स में, सजेस्टेड रीडिंग्स में। तो विलियम जेम्स ने ऐसे बदलते हुए चरित्रों के ऊपर बड़ा अध्ययन किया, और उसने दो चीजें बताई थी मोटे तौर के ऊपर, कि एक, ये बदलाव आकस्मिक देखा गया है, धर्म के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, यानी कि जो जैसा व्यक्ति था अगले क्षण से वो वैसा नहीं रहा, उसके विचार भी बदल गए, इसके लिए कृति भी बदल गई, इसके लिए समझ, सब कुछ बदल गया उसका एक क्षण में, फ्लैश। और दूसरा तरीका वो बताता है कि रोज थोड़ा थोड़ा करके एजुकेशनल वैरायटी से, जैसे हम स्कूल में जाते हैं पहली कक्षा से लेके ग्रेजुएट होने तक, थोड़ा 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 ईच एंड एवरी टॉपिक सीखते सीखते, जो अपनी समझ में आया उसको समझते हुए, और जो सिखाया गया है उसी समझ से आगे बढ़ते हुए हम समझदार और गुणवान हो जाते हैं। तो ये जो हमारा डेली एक्सेप्टेंस का 44 नंबर का जो थॉट है ना, ये हमको उसी दिशा में ले जाता है कि रोज थोड़ा थोड़ा कर, ये मेरे दोस्त जाएंगे नहीं, लेकिन इनके बारे में जानकारी मैं रोज थोड़ी थोड़ी करके प्राप्त करता रहूंगा, और उस उच्च शक्ति के हवाले करता रहूंगा कार्यक्रम के द्वारा। अब अगर हम देखें तो ये जो जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं, वैसे वैसे थॉट्स भी आगे बढ़ते जाते हैं। अब 96 नंबर का थॉट ये बता रहा है कि हम में से सभी लोग, हम हमारे सबसे उभर के आने वाले और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले दोषों से मुक्त हो जाए, इस बात की इच्छा रखते हैं। हम सभी रखते हैं। कोई भी ने कोई भी
इस बात का अभिमान नहीं करता है कि यार उसकी चोर वृत्ति है, कहीं चीज पड़ी हो तो अनायास ही उठा लेने को मन बहुत करता है। मैं चोर हूं ऐसा कोई बोलता नहीं। मैं इतना हौरट हूं, या मैं मुझ में इतना गुस्सा आता है कि मैं कहीं खून कर दूं। मुझ में इतनी वासना उत्पन्न हो जाती है कि जो सामने मिले उसका रेप कर दूं। मैं इतना खा जाऊं, इतना खदाड़पन मेरे में आ जाए कि मैं अपनी स्वास्थ्य का ही हानि कर दूं। कोई भी हम में से व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है। अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार के दोषों से, और वो भी इतनी तह तक गए हुए दोषों से अफेक्टेड नहीं होते। हम में से अधिकतर लोग एक सतह पे रहते हुए, इन पे कोई कृति ना करते हुए, सिर्फ विचार करते हुए इनमें से दूर रहने की बात करते हैं। अब अगर आगे चलें, इतना सारा बैकग्राउंड के ऊपर मैं अगर देखूं, तो स्टेप 4 से लेके स्टेप 10 तक ये हमारे अस्त व्यस्त का जीवन करने वाले दोषों के निदान की ही बात हो रही है। और जैसा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पैटर्न है, एक्सेप्टेंस, एडमिशन, एनालिसिस एंड एक्शन। तो जैसा मैंने शुरुआत में बोल रहा था कि ये मेरे मित्र नहीं है। गुस्सा बोलते हैं ना कि यार गुस्सा तो मित्र है अपना, बिल्कुल ही गुस्सा छोड़ दूंगा तो कोई भी मुझे कुछ भी समझ लेगा, यार कुछ भी कर डालेगा। गुस्सा तो दिखाना चाहिए ना, कभी कभी गुस्सा होना चाहिए, कभी कभी आवाज चढ़ा के बात करनी चाहिए। नहीं तो लोग समझेंगे नहीं मैं कौन हूँ, मेरे को तो ऐरा गहरा मान लेंगे, मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। मैं बिना काम के हो जाऊंगा, बिना नाम के हो जाऊंगा। ये धारणा हमें ये गुस्सा रूपी दोस्त का इस्तेमाल करने को, इसको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करे लेकिन करने की बात करती है। मेरा चौथा कदम मेरे जीवन को अस्त व्यस्तित करने वाली दोषों की खोजबीन की शुरुआत से शुरू होता है। और बड़ा उदाहरण, सिंपल टेबल और छोटी छोटे, मतलब जो प्रमुख दोषों को सामने लेते हुए, अगर कोई भी मेरे जैसा शराबी इस क्रिया में शुरू करता है ना, तो वो पहला टप्पा, जैसा शराब के आगे हमने हार स्वीकार करते हुए वो पहला टप्पा आजमाया, बिल कहता है कि छठा कदम भी जो है वो दोषों के आगे हार स्वीकारने का है। तो जब चौथे पांचवें कदम में हम अपने इन तथाकथित दोषों को देखने लग पड़ते हैं, और इनके कारण जिंदगी में जो सत्यानाश हुआ है, जो तकलीफें हुई हैं, जो विफलता प्राप्त हुई है मुझे, वो जब मुझे सामने दिखने लग पड़ती है, तो पता चलता है यार ये छोटी छोटी चीजें, मुझे सामान्य लगने वाली चीजें, ये सामान्य नहीं है। हमारे में बहुत सारे ऐसे अ, दोष होते हैं ना, जो मेरे दोषों को छोटा करते हैं। एक है मिनिमाइजिंग, मैं चीजों को कम करके देखता हूँ। तो जब गुस्से की बारी आई ना, तो मैं अपने आसपास देखता हूँ और कोई काका चाचा याद आ जाता है जो बड़ा गुस्सैल होता है, बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, कभी किसी को उठा के मार देगा। मेरे पिताजी ऐसे थे। हमारे परिवार में कोई आसपास होता था ना, मेरे पिताजी के गुस्से का वर्णन देता था। तो जब मैं तुलना करता था, मैं बोला गुस्सा तो पिताजी करते थे, मैं कहाँ गुस्सा करता। तो मैं किसी बहुत ही एक्सट्रीम केस के साथ, जैसा हम पीने के वक्त कैसा करते थे, कि जो बिल्कुल ही हद से गया गुजरा हुआ है ना, उससे ही अपनी पीने की अवस्था में तुलना करते थे। और वो जो हमसे जहाँ पे वो ज्यादा गिरा हुआ है, समझो हमारे पास थोड़े पैसे हैं और उसके पास पैसे जीरो है, तो हम ये तुलना करते थे ना, देख शराब की समझ देख उसको, वो साला बेवड़ा है, 1 रुपया नहीं है, खाने को पैसा नहीं लेकिन पी रहा है, देख मैं तो चला रहा हूँ ना जीवन अपना। मेरे दोषों के विश्लेषण के बारे में भी मेरा मन
मेरे दोषों को मिनिमाइज करके देखता है, क्योंकि दोस्त होते हैं, साथी होते हैं। जैसे शराब मेरी साथी थी और मेरा साथी ही मेरा घात करेगा, ये जब तक मैंने अपना बॉटम हिट नहीं किया मुझे समझ में नहीं आया। वैसा ही दोषों की बात है। अब अगर इस दोषों में बॉटम हिट करने की बात करें तो दोस्तों समस्या भयानक हो सकती है, बहुत भयानक हो सकती है। मैं एक अपने छोटे से दोष का वर्णन करूंगा जिसके अंदर के रिजेंटमेंट जेलेसी का कॉम्बिनेशन था। मैं बचपन में मैं कुछ ऐसा काम करता था जहाँ पे उसका होलसेलर के पास मैं गया। मेरे को एक प्रोजेक्ट मिलने वाला था और उसमें मटेरियल सस्ता चाहिए था, तो मैं कहा बाजार से लेके दूंगा तो यार सस्ता नहीं दे पाऊंगा। मैं जो उत्पादक है ना उसके पास चलता हूँ, चलो वो मेरे को सबसे सस्ता देगा और मैं यहाँ बाजार में इस व्यक्ति को आकर के सबसे सस्ता दूंगा और मुझे काम मिल जाएगा। वो चक्कर में मैं उत्पादक के पास गया, सरदार जी था, नारीबन पॉइंट में बड़ा ऑफिस था उसका। और बड़ी उम्मीदों से, बड़ी इच्छाओं से, मेरे जैसा शराबी अपने आप ही सपने बना लेता है, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये हो जाएगा, चलो हमारे ख्याली पुलाव तैयार। मैं उधर जाके बैठा और बैठने के बाद लगभग 3-4 घंटे किसी ने बुलाया नहीं, पूछा नहीं, साहब बिजी हैं। फिर एक आदमी ने आके पूछा क्या चाहिए, मैंने बताया ऐसा ऐसा मेरे को मटेरियल चाहिए। तो उसने अंदर मैसेज पहुंचाया। अब उन्होंने कहा कि भाई ये मटेरियल आपको चाहिए तो हम नहीं दे सकते, आप हमारे डीलर से ही लो। हुआ कुछ नहीं था, बात बड़ी सिंपल थी। लेकिन मैं जो हफ्ते भर से प्लानिंग बना रहा था ना, जो उम्मीद जगा रहा था, उस उम्मीद का चकनाचूर हो गया था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, बड़ा रिजेंटफुल हुआ, मैं बड़ा वेंचफुल हुआ। ये अमीर लोग हैं यानी कि जो भावनाएं हमारी हमको धक्का लगने के बाद या अपेक्षा भंग होने के बाद होती है ना, सारी हो गई। अच्छा वो वक्त निकल गया, लेकिन वो पता नहीं ये कैसे मेरे मन में बैठी रही कि सोबराइटी के तीसरे साल में, ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 18 साल की मेरी उम्र होगी और मैं 28 बरस की उम्र में सोबर हुआ। 4 स्टेप भी ली, रिजेंटमेंट की लिस्ट भी बनाई थी। लेकिन उस व्यक्ति का, वो मिल मालिक का जिसके प्रति मेरे को रिजेंटमेंट थी, शायद मैं भूल गया था, उसका नाम नहीं आया। सोबराइटी के तीसरे साल यानी कि करीब 31-32 साल की उम्र में मेरे पास कुछ पैसे आए। मैं काम वही कर रहा था और वो पैसे आने के बाद मैंने क्या किया होगा दोस्तों, मैंने उसी प्रकार की मिल डाली जो उस व्यक्ति की थी। मेरी कैपेसिटी नहीं थी, मेरी शायद औकात नहीं थी, मेरा बिजनेस वही था, मुझे जरूरत थी कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब ग्रोथ की बात आई मैंने उस तरफ को वही मिल डाली जो उस व्यक्ति की थी। और मैंने प्रोडक्शन किया, सब कुछ किया, बाद में कुछ पॉलिसीज के कारण लॉस हो गया, मुझे बंद करना पड़ा वो। मैं सोबराइटी के अंदर बैंकरप्ट हो गया। अब देखा जाएगा तो मैं सैकड़ों काम कर सकता था, लेकिन मैंने वही काम क्यों किया। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो जो मैंने ईगो क्रश फील किया था ना, वो साला मेरे सबकॉन्शियस में जाके बैठ गया था। और मन ही मन में चाह रहा था कि साले तेरे से बड़ी मिल बना के बताऊंगा एक दिन, आने दे पैसे। बाद में मैं भूल गया। लेकिन जब वक्त आया, वो परिस्थिति निर्माण हो गई, मैंने वही काम किया जो 15 साल पहले मैं कर रहा था, ऑटोमेटिक। कितनी छोटी सी बात है दोस्त, ना तो मैंने रेप किया, ना तो मर्डर किया, ना तो चोरी की, लेकिन एक काम किया। और बिल कहता है हम इतने कठोर नहीं हो सकते कि हम अपने हर एक्शन को जज करें। हर एक्शन के पीछे विचार है और हर विचार के पीछे इतिहास है। और वो इतिहास किस प्रकार का है, इसकी जांच हमको करनी ही पड़ेगी दोस्त। इसके लिए चौथे कदम में हम अपनी बड़ी बड़ी चीजों की लिस्ट बना लेते हैं। ज्यादा लंबी बनती नहीं है, 10, 20, 25, 50।
3-4 दिन की क्रिया है, पहला टप्पा हम पार कर लेते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैं इस क्रिया से वाकिफ हो जाता हूँ। दोस्तों में मेरा क्या हाल बुरा किया है, जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, जो दोस्त की शक्लों में दुश्मन है ना, उनको ढूंढने की क्रिया आ जाती है। और ये क्रिया का पहला कदम है ईमानदारी से, निर्भयता से, खोजी वृत्ति लेते हुए, खोजने की क्रिया में। खोजी लोग क्या करते हैं कि भाई जमीन के ऊपर नहीं देखते, वो जमीन को खोदते हैं, वो दीवारों को तोड़ते हैं, वो कुएं में से पानी निकाल के उसकी गहराई देखने की बात करते हैं। ये खोजी वृत्ति है, सर्चिंग, फियरलेस, निर्भयपूर्ण और ऑनेस्ट। ये ये चीजों को मैं समझने लगता हूं तो मुझे महसूस होता है कि अगर काश मैंने पहली बार इन्वेंट्री ली और मुझे इस बात की भनक लग जाती कि यार वो, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वो जो मिल मालिक था ना, वो सरदार जी ही था। तो मेरी अपेक्षाएं और जागरूक है, और सरदार जी है तो सरदार सरदार की मदद करेगा। लेकिन वो साले ने चाय पानी तक नहीं पूछा, बाहर से भगा दिया। बाप रे बाप, कितना बड़ा बेइज्जती। हम इमोशनली बहुत सेंसिटिव लोग हैं ना, हम बेइज्जती तो साले ऐसे महसूस करते जैसे पता नहीं क्या हुआ। इनफैक्ट एक साइकोलॉजिस्ट लिखता है कि जब ये नुकसान होता है ना, तो उतना बुरा नहीं लगता जितना बाद में हम हुए नुकसान के बारे में सोचते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जब एक्चुअल बेइज्जती होती है तो क्या बुरा लगता है, थोड़ा सा, हाँ भाई, एम्ब्रासिंग सिचुएशन हो गया, मैंने कुछ गलत कर लिया, सामने वाले ने पकड़ लिया, बेइज्जत कर दिया, मैंने सॉरी बोला, मैं निकल गया। लेकिन बाद में जब मैं उस प्रकरण के बारे में सोचता हूँ तो मैं क्या करता हूँ पता, मैं उस बेइज्जती में ना और खुराक डालता हूँ, बेइज्जती बढ़ाता हूँ, उसको बड़ा करता हूँ। अरे उसने ऐसा, अरे उसने इतना बोलना चाहिए था क्या, मेरी गलती कितनी थी। फिर मेरे बाकी के दोस्त काम करने लग पड़ते। सबसे पहले तो मेरे कृति को छोटा करता हूँ, अरे मैंने किया ही क्या था यार, मैंने इतना सा तो किया था, अब उसने इसका ये मतलब निकाल लिया। फिर मेरा सेल्फ जस्टिफिकेशन आ जाता है। धीरे धीरे करके ये जो मेरे तथाकथित दोस्त है ना, उस प्रकरण को इतना बड़ा बना देते हैं कि मैं उस वक्त तो बदले की बात नहीं करता हूँ, खिसकने की बात करता हूँ। लेकिन बाद में, उस वक्त तो मैंने माफी मांग के निकलने की बात की थी, लेकिन बाद में मैं उसको गुस्से में, और लंबे समय तक किसी एक चीज पे गुस्सा होते रहो तो वो रिजेंटमेंट में, खुन्नस में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसा हमारे साथ में बार बार होता है, और इतना बड़ा बोझा बन जाता है ना दोस्त, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि साले हम लोग वो जो कचरा चुनने वाले होते हैं ना, रोज सुबह सुबह, बेचारे अभागे हैं, लेकिन तुलना इसके लिए कर रहा हूँ कि वो दुनिया की फेंकी हुई चीजें चुन चुन के उसमें से अच्छी चीजें निकालने की बात करते हैं। मैं वैसा एक रैग पिकर बन जाता हूँ, जो भावनाओं पे, जो विचारों पे, जो एक्शन पे दुनिया काम नहीं करती ना, उनको फेंक देती है ना, मैं वो चुन चुन के अपनी झोली में डालता हूँ, ऐसे जैसे पता नहीं मेरे को तिलस्मी चिराग मिलते जा रहे हैं। और एक दिन आएगा मैं इनसे काम लूंगा, और क्या काम होगा मेरा। दुनिया ने जिन चीजों को फेंका, मैंने उन चीजों को अपनाया। ये मेरा स्वभाव। अब जब ऐसा स्वभाव बन जाता है कि एक बार इमोशनल सेंसिटिविटी आ गई, भावनिक रूप से मैं बड़ा सेंसिटिव हो गया, संवेदनशील हो गया, तो मैं छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने लग पड़ता हूँ, खास करके उन चीजों को जो मेरे अहम को धक्का देती हैं, जहां पे मेरी अपेक्षाएं भंग होती हैं। अब ऐसा तो अक्सर होना है दोस्त, ऐसा तो रोज होना है, रोज दिन में कई बार होना है। तो मेरा चरित्र एक सेंसिटिव बन जाता है।
और उसके अंदर अगर शराब आ गई ऐसे में, ऐसी बेचैनी में, ऐसी अतृप्ति में, तो फिर क्या बात है। फिर तो उसमें बड़े बड़े गुलाब खिलते हैं यार, क्योंकि मेरा चरित्र एक ऐसी खेती बन चुका था कि जिसमें बीज डालो तो बहुत अच्छा झाड़ उगेगा। जैसे पंजाब में गेहूं की खेती करनी हो तो पंजाब जाओ यार, ये जमीन बड़ी मापक है। इसी प्रकार से मेरी जो स्वभाव था, मेरी जो सेंसिटिविटी थी, वो अल्कोहलिज्म के लिए माफक बन गई। अगर अल्कोहल नहीं आता तो शायद कुछ और आ जाता, कुछ और आ जाता, कुछ और आ जाता। कोई ना कोई तो एक ऐसा सहारा, मूड ऑल्टरिंग चीज आ जाती, क्योंकि मेरी जमीन ही माफक थी ना यार। अब शराब बंद हो गई है तो जमीन की इस माफक जो ऊपर वाली सतह है ना, इसको बाजू में हटाना पड़ेगा और खोद खोद के नीचे से कोई दूसरी नॉर्मल जमीन निकालनी पड़ेगी। ये सिंपल क्रिया हमारे कदम 4 से लेके कदम 10 तक, जहां पे अहंकार का खच्चीकरण, ईगो डिफ्लेशन एट डेप्थ, जहां पे मैं अपेक्षा भंग होने के बाद में उधर ही छोड़ने की बात करता हूँ, उधर ही विचार कर लेता हूँ कि यार ये साली ये क्यों रखता है अपेक्षा, मैं बात आगे नहीं बढ़ाता हूँ। तो आगे अगर नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर वो गुस्से में और रिजेंटमेंट की क्रिया में नहीं जाएगा। फिर आगे जैसे जैसे प्रगति होती है, जैसे जैसे मैं छठा कदम, सातवां कदम लेते जाता हूँ, वैसे वैसे प्रगति होती है। मैं ज्यादा समझने लग पड़ता हूँ, ज्यादा जानने लग पड़ता हूँ, अपनी बेचैनी को पहचानने लग पड़ता हूँ कि मैं बेचैन अस्वस्थ क्यों हो रहा हूँ। और फिर चूंकि मैं अभी खोजी बन गया हूँ, मेरी वृत्ति खोज पूर्ण हो गई है, मैं मुझे तकलीफ देने वाले विचारों को खोज निकालता हूँ। कई बार वो डर मिल जाता है, कई बार अपूरी इच्छाएं मिल जाती हैं, कई बार अपेक्षाएं भंग भंग हुई अपेक्षाएं मिल जाती हैं। अब जब ये मिल जाती हैं तो फिर मैं बिग बॉस के पास जाता हूँ लेके इनको, मेरी उच्च शक्ति, कि ले भाई, ये मिला है मुझे मेरे उस कचरे की थैली में से, मैं कुछ नहीं कर सकता इसको। ये तू ही है जो इस बारे में कुछ कर सके। मैं तो इनके आगे नतमस्तक हूँ। जिस तरह से मेरी शराब पीने की इच्छा के सामने मेरा बस नहीं चलता, मुझे घुटने टेकने पड़ते हैं, नहीं तो मेरी शराब पीने की इच्छा ही मुझे नष्ट कर देगी, मेरा जीवन अस्त कर देगी, मेरी ही इच्छा मेरा जीवन अस्त कर देगी। उसी प्रकार से मेरे ये दोष भी मेरा जीवन अस्त कर देंगे। मुझे एक हंसते खेलते परिवार में जो ठीक होना चाहता है उसमें रहने को नहीं देंगे। मुझे एक फलती फूलती अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जिसमें आए हुए नए व्यक्ति का हम अपनी तकलीफों और परेशानियों को छोड़ते हुए बड़ी बाहें फैला के उसको कस के सीने से लगा के कहते हैं आ दोस्त वेलकम, ये दोष मुझे वो वेलकम कहने देंगे नहीं। ये मेरे दोस्त मुझे वो बाहें खोलने नहीं देंगे, क्योंकि देश ये बताएंगे कि लकी तेरी जिंदगी तो झंड है रे, ये क्या झूठ मूठ का तू मुस्कुरा रहा है, क्या झूठ मूठ की आशा दे रहा है, कुछ आशा वाशा कुछ नहीं है। ये मेरे दोष बोलेंगे, मुझे रोकेंगे, मुझे एक ही सेवाओं से रोकेंगे, मुझे अपने परिवार की सेवाओं से रोकेंगे, मुझे इतना स्वार्थी बना देंगे, इतना बुजदिल बना देंगे, इतना डरा देंगे कि पता नहीं मैं कुछ भी शेयर करने की हालत में नहीं रहूं, मैं थोड़ा सा भी बांट नहीं पाऊंगा। आगे चलते चलते बिल कहता है ये मुझे ऐसा बना देंगे कि मैं खुद का ही गुलाम बन जाऊंगा। जैसे मैं खुद की पीने की इच्छा का गुलाम बना था,
लेकिन वो बीमारी थी, उसका इलाज अलग था। और इस बार मैं मेरे दोषी स्वभाव का गुलाम बन जाऊं। और फिर वो मेरा मालिक कौन? मेरा स्वभाव। और उसी स्वभाव में वो विचार, वो सब कुछ अगर मिला लें आप, तो फिर जो जो होता आया है वो होता रहेगा। अपनी किताबों में इसको ड्राई ड्रंक की उपाधि दी गई है, इस प्रकार के विचार व्यवहार को। और मैंने वो महसूस किया है ड्राई ड्रंक का स्टेज दोस्तों। झुटलाने में कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अगर अपनी रिकवरी में थोड़ी सी अपने ऊपर कठोर हो ना, अपने ऊपर वॉच रखे, तो उसको ड्राई ड्रंक की छटाएं दिखेंगी दिखेंगी। बड़ा समय लगता है दोस्त। मैं एजुकेशनल वैरायटी से सीख रहा हूँ। मैं मॉन्टेसरी से चालू करके एक एक दिन एक एक लेसन सीख रहा हूँ। मेरे में वो सडन बदलाव नहीं आया है कि पूरी तरह से जागृति आ गई है। मैं अनुभव से सीख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं खोजी वृत्ति छोड़ दूंगा ना, कॉम्प्लासेंट हो जाऊंगा, इनडिफरेंट हो जाऊंगा, तो फिर ये ड्राई ड्रंक की स्टेज लंबे समय तक चलती रहेगी। यानी कि हूं शराबी, व्यवहार वैसा ही, विचार वैसा ही, लेकिन पिया हुआ नहीं है। बस इतना ही फर्क है कि मुंह से बास नहीं रहा है ये साला, लेकिन हरकतें वैसी ही है। ये ड्राई ड्रंक की स्टेज अगर ज्यादा समय चलती है, तो बिल कहता है कि फिर रिगर मॉर्टिस सेट हो जाता है। हम दुनिया को बदलने के चक्कर में और खुद के स्वभाव का जस्टिफाई करते हुए, उसका समर्थन करते हुए हम जीते जाते हैं। अहंकार ये हार मानने देता नहीं ना। अहंकार, वो झूठा जो अभिमान है, वो हमें अंदर झांकने देता नहीं। और कभी हिम्मत भी कर लो, तो अंदर से डर आवाज देता है, तेला की घुसना मत आ इधर, बहुत लफड़े हैं, छोड़ दे ये झंझट। फिर मैं उसी अवस्था में जीते जाता हूँ। जख्म सहन करता हूँ, बेइज्जतियां होती है, कई गुस्से कर लेता हूं मैं। दिन में एक आध बार अफसोस हो ही जाता है, लेकिन उस अफसोस के बाद में तुरंत गुस्सा भी आ जाता है मन में। तो ये ड्राई ड्रंक की स्टेज ऐसी है कि जो एक नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। एक नकारात्मक ऊर्जा, जिसमें शायद मैं दुनिया को मैं कैसे सही हूं ये बताने का ही प्रयत्न करते रहता हूं। बड़ी ऊर्जा होती है मेरे में ये नकारात्मक। सामने वाला कैसे गलत है वो बताने के लिए बड़ा श्रम लगता है, और मैं वो सारी चीजें करता हूँ, भले मेरे काम की है या नहीं काम की है, मेरे मतलब की है या नहीं है, लेकिन मैं वो करता हूँ। मैं अपने अस्तित्व, अपने वजूद को स्थापित करने के लिए सारी दुनिया से टक्कर लेने को शुरू हो जाता हूँ। दिल कहता है ये अवस्था वैसी है जैसे अपने शराब की बचाव के लिए मैं कायनात से भिड़ने को तैयार था, मौत से भी भिड़ने को तैयार था। आजा साले देख ले। अपने स्वभाव का बचाव, अपने स्वभाव का समर्थन, ये करते करते जब बहुत ज्यादा वक्त चला जाता है ना, 10-20 साल, तो बिल कहता है फिर रिगर मॉर्टिस सेट इन। यानी कि वो जैसे कोई व्यक्ति मरने के बाद में, लोग ऐसे कहते हैं कि जब तक उसका शरीर गर्म है ना, तो तब तक जान वापस आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब वो शरीर ठंडा होके अकड़ जाता है ना, फिर जान नहीं आ सकती। उस अकड़े हुए शरीर को रिगर मॉर्टिस कहते हैं। उस अकड़न को रिगर मॉर्टिस कहते हैं अंग्रेजी में। एक लैटिन वर्ड है ये। फिर ये ड्राई ड्रंक की स्टेज इतनी समय बढ़ जाती है, तो फिर वो एक अकड़े हुए मृत व्यक्ति की तरह मेरा जीवन हो जाता है। शराब से तो दूर रहता हूँ, लेकिन जो बाकी दोस्त कहते हैं ना, खुशी का, शांति का, प्यार का, देने के मजे की बातें, परमेश्वर की इच्छा, अनजानों से अपनापन, ये सारी चीजों से मैं वंचित रह जाता हूँ।
तो मेरा अनुभव ये कहता है, मेरा प्रोग्राम मुझे ये बताता है, मेरे से आए हुए मेंबर मुझे ये बताते हैं, लकी ये दो तरीके हैं, या तो शराब से दूर रह के अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करो, कोई रोकेगा नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे को, कुछ नहीं। हाँ, अपने अनुभवों से अपने नुकसान जरूर शेयर करेंगे, लेकिन इसके आगे कोई जबरदस्ती करेगा नहीं तुम्हारे साथ में। इच्छा तुम्हारी होनी है तो ही काम होना है। अपने तरीके से जीवन जियो, या जैसा शराब के आगे घुटने टेके वैसे ही चौथा पांचवा कदम लेते हुए इन दोषों के आगे घुटने टेक दो, उस उच्च शक्ति के हवाले कर दो। और जब जब ये तकलीफ देने को आए, विचारों में आए, फिर से वो प्रार्थना कर लो जिस प्रकार से तुम शराब के ऑब्सेशन पे प्रार्थना करते थे। शुरुआत के दिनों में मैं 13 दिसंबर को एक ही मीटिंग में आया, 31 दिसंबर 17 दिनों के 16 दिनों के बाद आ गया, और नया नया रिकवरी था। मैं घर से लेकर के मीटिंग की तरफ जा रहा था, और 31 दिसंबर को तो पता ही है आपको क्या जगमगाहट होती है बारों के सामने, बाहर भी बैंड बज रहे थे, और मैं मीटिंग की तरफ जा रहा था स्कूटर के ऊपर। तो पहले एक बार दिखा, फिर दूसरा दिखा, फिर तीसरा दिखा, और ऐसे जैसे इतनी जगमगाहट लगी, और पता नहीं क्या हुआ मुझे। मैं जा रहा था मीटिंग की तरफ, लेकिन अपने आप ही स्कूटर मुड़ गया। वो रास्ते से एक बार आया, फिर मुड़ा, फिर वो रास्ते से गया। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मैं वश में आ गया था किसी चीज के। पता नहीं कैसे मुझे जा गई कि मैं एक ऑटो रिक्शा को ठोकने लगा था। वो बोलता है, अरे सरदार जी किधर जाते हैं, देखो तुम, देखो देखो। तभी ऐसा मुझे झटका लगा, अरे आधा घंटा हो गया, मैं तो मीटिंग पे जा रहा था, मैं जा कहाँ रहा हूँ। ये ताकत है मेरे ऑब्सेशन की, और इससे कई गुना बड़ी ताकत है मेरे दोषों की। मेरी बड़ी साली ने मेरे अहम को धक्का दिया था, छोटी सी बात है। उसने मेरे को सारे परिवार में कद्दू बोल दिया था। उम्र में बड़ी थी, बोला, उसने बोल दिया था कद्दू जैसे लड़के को हमने अपनी लड़की दे दी है। तो गोल मटोल तो था ही, थोड़ा चेहरा गोल है। अब भावनिक रूप से सेंसिटिव, कद्दू बोल दिया मेरे को इतने लोगों के बीच में। बाप रे बाप, वो टाइम तो हंस के निकाल दिया। लेकिन बाद में जैसा जैसा सोचता गया, बेइज्जती बढ़ती गई साली, और इतनी बढ़ गई कि क्या बताऊं दोस्तों। नुकसान की प्रार्थनाएं, उसकी बेइज्जती की प्रार्थनाएं, पीठ के पीछे उसको बुरा कहना, यानी कि जो आम तौर पे मैं करना नहीं चाहूंगा कभी भी नहीं। छह भला छोटी बात है, ये कौन करता है, ये तो टुच्ची बात है। वो सारी की सारी टुच्ची बातें अनायास ही करने लग गया। कितने साल तक, कितने साल तक दोस्त। और मैं आज जो ये अनुभवों की तुलना करता हूं, तो जिस प्रकार से 31 नवंबर दिसंबर को मेरा स्कूटर अपने आप ही घूम रहा था ना सड़क पे बारों के सामने, उसी प्रकार मेरी साली के मामले में मेरा मन घूम रहा था बस। तुच्छी बातें, कितना समय और कितनी ऊर्जा, बात छोटी सी, लेकिन मैं भावनिक संवेदना है ना मेरी, हर्ट हो गया ईगो, मुझको बोला। तभी तो मैं पी भी रहा था ना। मैं छोटे छोटे उदाहरण इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि बात कोई छोटी होती ही नहीं है। बात कोई छोटी होती ही नहीं है दोस्त। शायद अगर आगे बढ़ जाता और मौका मिलता, तो मैं कुछ ना कुछ बड़ा कांड कर देता उसके साथ। अगर मैं इस विषय को रिजॉल्व नहीं करता तो मैं कर देता ना, क्योंकि बिल कहता है ना, ये छोटी सी चीज एक कांच को पीसने की तरह है। दांतों के नीचे कांच आ गया, मैं दबा रहा हूँ, पीस रहा हूँ, वो कांच मुझे ही काट रहा है, लेकिन मेरे दांत उसको पीसने को विवश हैं।
मैं निगलते जा रहा हूं और वो पेट के अंदर जाके काटते जाते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं काटते जाते हैं, मेरा ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ही जहर पी रहा हूं, कट रहा हूं, जी रहा हूं बस। मैंने इसके लिए दो बड़े अबोध से लगने वाले छोटे उदाहरण दिए दोस्तों, क्योंकि दोषों की दुनिया में छोटा कुछ नहीं होता दोस्त। हर चीज की शुरुआत बहुत छोटी होती है, बहुत हार्मलेस होती है, लेकिन मेरा व्यक्तिमत्व डिसाइड करता है कि ये किस तरफ को जाएगी। आज की जो ये शेयरिंग पे मैं जो चर्चा की बात कर रहा था, उस पे लेते हुए अगर आपके कुछ मन में सवाल है या कुछ शेयरिंग भी है, तो देखें हम हमारा लिटरेचर, हमारे अनुभव हमें इस बात पे चलने की प्रेरणा कैसे देते हैं। थैंक यू सो मच।